हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जो बिहार पुलिस का क्लास जो है मैथ का डेली लगातार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ये दूसरा क्लास होगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जैसे बिहार पुलिस के जितने भी है मद्य निषेध या फिर अग्निशामक और भी जो भी एग्ज़ाम हुआ है पिछला बिहार पुलिस का भी, तो उसका हम लोग मैथ का जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसी का हम लोग जो है क्वेश्चन को देख रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब हम आपको बता रहे हैं। आप इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए और जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है हम लोग लगातार बने रहेंगे और लगातार करते रहेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक, तो चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको आप नोट करते रहिएगा। सबसे ज़रूरी है नोट करके और समझते चलना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और जो भी मैथ ज़्यादा तो क्वेश्चन रहता नहीं है, लगभग 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन समझिए कि वो 8-10 क्वेश्चन आपका स्कोरिंग हुआ वो सब लोग बनाता है और आप छोड़ दीजिएगा तो आप पीछे हो जाइएगा, 7-8 क्वेश्चन पीछे हो जाइएगा। इसीलिए वो बनाना ज़रूरी है और उसको बनाइए आप। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे देखिएगा ये क्वेश्चन परसेंटेज से है, कह रहा है हमें कि रीतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी रीतु की सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो क्या करिए, बहुत आसान तरीका। दो, एक रीतु है और एक नीतू है। ठीक, अब देखिए जिस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 100 कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये बोला है कि रीतु की सैलरी नीतू के सैलरी से 50% अधिक है, नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो जिससे बोलेगा ये नीतू की सैलरी से 50% अधिक है रीतु का सैलरी, तो जिससे बोलेगा ना, से जहाँ लगेगा जिससे तुलना करना हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जिससे तुलना करना हो ना उसे 100 मान लेंगे, ये नीतू को हम 100 मान लेंगे, तो ये रीतु इससे 50% अधिक है तो ये 150 हो जाएगी। अब इसको आप चाहें तो कटा सकते हैं रेशियो में, जैसे 50 × 150, 50 × 100, यानी दोनों का रेशियो 3:2 आ गया, ये छोटा हो गया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब कह रहा है तो नीतू की सैलरी रीतु की सैलरी से कितना कम है। जो नीतू की सैलरी है ना ये रीतु से कितना कम है, तो एक कम है। कम कभी जब देखा जाएगा तो रीतु की सैलरी से तो नीचे रहेगा, प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 33.1/3% कम है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। जिससे तुलना करना होगा उसे 100 मान लेंगे। इसमें हमेशा आप नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा, नोट में करके। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। जिससे तुलना करना हो, जिससे तुलना करना हो, तुलना करना हो उसे 100 मान लेंगे, उसे 100 मान लेंगे। क्योंकि हमेशा प्रतिशत में जो होता है ना 100 वैल्यू रहता है, तो हम 100 मान लेंगे जिससे तुलना करना हो। जैसे नीतू से तुलना करना है तो नीतू को 100 मान लिए, तो रीतु 50% अधिक है तो 150, अगर यही कम कहेगा तो 50% कम रहेगा तो 50 हो जाएगा। जितना कम कहेगा उतना कम कर देंगे, ज़्यादा कहेगा ज़्यादा कर लेंगे। तो ये इससे अगर 50% ज़्यादा है तो 150, यानी कटा के हम छोटा कर लिए। तो अब ये इससे कितना कम है, तो एक कम है तो 3 नीचे आ जाएगा, प्रतिशत के लिए 33.1/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, बोला हुआ है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण क्या होंगे। अब देखिए एक बात आपको बता देते हैं, एक बात को ध्यान में रखिएगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरा, किसी भी चतुर्भुज, ये 4 भुजा है मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, कोणों का योग इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के कितना हो जाता है 360 डिग्री। अब एक बात यहाँ और नोट कर लेंगे, ये तो हो ही गया। अब किसी भी बहुभुज का बोले,
किसी भी बहुभुज, ये फॉर्मूला बना दीजिए, किसी भी बहुभुज बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट। अब किसी का भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए अगर चतुर्भुज का निकालना है तो n के जगह 4 रख देंगे, तो 4 में से 2 गया 2 और 2 में 180 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36 यानी 360 डिग्री। अगर पंचभुज का पूछ दिया जाए आपसे कि पंचभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, तब 5 में से 2 गया 3, 18 3 54 हो जाएगा। और बोलेगा सप्तभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा, तो 7 में से 2 जाएगा 5, 18 5 90 यानी 900 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये नोट करके आप लिख लेंगे। एक बात और लिख लीजिएगा ना, बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कोई भी बहुभुज हो, चाहे उसमें 20 गो भुजा हो, चाहे 50 हो, चाहे 1,00,000 भुजा क्यों न हो, अगर उसके बाह्य कोणों का योग पूछा जाएगा तो 360 डिग्री, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। त्रिभुज के भी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, पंचभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग, बाहर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंतः कोण का योग निकालना हो तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, अंतः कोणों का योग के लिए क्या है, फॉर्मूला है, n-2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज का वैसे ध्यान रखिएगा 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे जो आपका क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एक चतुर्भुज है जिसका अनुपात दिया है, कोणों का अनुपात 3:5:9:13 दिया हुआ। ये एक चतुर्भुज है, उसके चारों कोणों का अनुपात दिया हुआ है, कोण का अनुपात दिया गया है, तो चतुर्भुज के सभी कोण क्या होंगे। अब देखिए जैसे ये रेशियो में है तो सबको जोड़ दीजिए आप, 13 9 22 5 27 3 30, यानी कि 30 यूनिट का वैल्यू 360 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। कटा दीजिए इसको, एक यूनिट का वैल्यू 12 डिग्री हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 12 3 36। तो बताइए 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। पहला कोण 12 तिहाई 36, दूसरा कोण 12 25 60 डिग्री हो जाएगा, तीसरा कोण 12 9 108 डिग्री हो जाएगा। अब 12 में 13 से गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36 और यानी 156 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस में दिया हुआ है, 36 60 108 56, 36 60 108 56 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। बताइए अब कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री, तो 30 बराबर 360, 1 बराबर 12, तो जो कोण पूछे, इसमें चारों कोण पूछा था तो चारों कोण निकालेंगे। अगर कहता है कि सबसे बड़ा कोण निकाले तो 13 यूनिट का मान निकल जाता जो 156 आता। बोलता है कि सबसे छोटा कोण निकालिए तो 3 यूनिट का मान निकल जाता, 12 3 36 होता। बोलता है कि बड़े और छोटे का अंतर निकालिए तो 13 में से 3 गया 10, 10 यूनिट का वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा। ये नहीं कि दोनों निकाल के तब घटाना है 120 करना है, टाइम भी आपका बचाना है, उसमें टाइम भी बचा रहेगा तो और सब्जेक्ट पे आप समय देंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये बोला है ना कि 1 से 2 गुनी होने में 6 साल, 6 वर्ष ले रही है। अब कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन देगा ना तो जैसे 2 के बेस में ही देगा, 4 गुनी पूछेगा, 8 गुनी, 16 गुनी, 32 गुनी, 64 गुनी, यही पूछेगा आपसे हमेशा। तो जैसे 1 से 2 गुनी होने में 6 साल, तो फिर 2 का 2 गुनी कितना हो जाएगा, 4, 4 का 2 गुनी कितना हो जाएगा, 8। यहाँ 6 साल 3 बार ले लेगी, तो ये 6 + 6 + 6 जोड़ दीजिए, यानी कि 18 वर्ष का समय लगेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला की जरूरत है ही नहीं आपका। कह रहा है कि 1 से 2 गुना होने में, ये 2 गुना होने में कितना साल ली है, 6 साल, फिर 2 का 2 गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 का 2 गुना करेंगे 8, तो 6 साल, यहाँ भी 6 साल, एक हर स्लॉट में 6 साल लेती जाएगी। अगर यही बोलता कि 16 गुना होने में कितना समय, तो एक और 6 साल लग जाता है, यानी 6 × 24, 32 गुना होने में तो फिर 6 साल लग जाता, 64 गुना होने में और 6 साल लग जाता। तो ऐसे करके हम लोग ये CI वाले प्रश्न को आप बना सकते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला रहेगा, इस तरह से सब बन जाएगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। अब देखिए एक बात आप समझिए, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई भी फिगर हो, जैसे ये वृत्त बोला है, वर्ग बोले, कोई भी बोले, जैसे क्षेत्रफल का अनुपात, अगर क्षेत्रफल की बात करें ना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, अनुपात अगर दिया हो, अब भुजा का पूछ दे कि भुजा का अनुपात बताइए क्या होगा, तो भुजा का अनुपात निकालना हो, भुजा का अनुपात, तो इसका वर्गमूल कर देंगे ना, तो ये क्षेत्रफल का अनुपात, भुजा का अनुपात निकल जाएगा। अगर भुजा का अनुपात निकालना हो, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो वर्गमूल निकालना होगा। अगर यहीं अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, क्षेत्रफल का रेशियो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो, अनुपात अगर निकालना हो तो ये भुजा के अनुपात को वर्ग कर देंगे, भुजा के अनुपात को हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं बताइए आप। कभी भी आपको अगर भुजा का अनुपात अगर निकालना हो क्षेत्रफल से तो वर्गमूल निकालेंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो वर्ग कर देंगे, ठीक। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका यूनिट 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 समान होता है, समान होता है, उसका अनुपात भी समान होता है, अनुपात भी समान होता है, इस बात को थोड़ा सा समझाते हैं, बड़ी गौर से समझिएगा, उसके बाद कुछ आपका बच ही नहीं जाएगा इसमें, ठीक। यूनिट का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपसे पूछे कि बताइए भुजा है, भुजा, तो इसका इकाई यानी मात्रक क्या होगा, यूनिट का मतलब मात्रक, इकाई क्या होगा, तो कहिएगा कि सेंटीमीटर होगा, या फिर मीटर होगा, या फिर कुछ भी होगा, किलोमीटर होगा, कुछ भी, मैक्सिमम सेंटीमीटर चाहे मीटर में देता है, ठीक। तो यही दोनों हम लेके चलते हैं। अब बोलेंगे कि बताइए परिमाप का अनुपात क्या होगा, परिमाप का मात्रक क्या होगा, परिमाप, तब भी कहिएगा कि या तो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर है। बोलेंगे कि विकर्ण का बताइए क्या होगा, विकर्ण अगर अगर वो अगर वर्ग रहे चाहे आयत रहे, विकर्ण का अनुपात क्या होगा, तो मात्रक क्या होगा, तो सेंटीमीटर या मीटर होगा। तो आपसे अगर पूछ दे कि अगर भुजा का रेशियो 3:5 है, भुजा का अनुपात 3:5 है, तो बताइए कि परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो 3:5 ही हो जाएगा। विकर्ण का अनुपात क्या होगा, 3:5 ही हो जाएगा। जिसका मात्रक सेम, यूनिट सेम, उसका क्या है, अनुपात सेम होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे एकदम, जिसका मात्रक सेम उसका अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। जैसे अब देखिए थोड़ा सा समझिए, अगर भुजा का ये तो समझ गए, अगर एरिया का क्षेत्रफल का बोल देगी, क्षेत्रफल का बताइए तो क्या कहेंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर होता है। अब बोलेंगे कि आयतन का, आयतन का बताइए क्या होगा, तो कहिएगा कि सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तब देखिए यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हमें भुजा का रेशियो दिया रहेगा तो भुजा का रेशियो, परिमाप का रेशियो, विकर्ण का रेशियो, ये सब आपस में क्या होते हैं, परिधि का भी रेशियो, वही बात होगा, परिधि को परिमाप बोला जाता है, तो ये सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्षेत्रफल का रेशियो अगर कहेगा तो इसका वर्ग कर देंगे, आयतन का रेशियो कहेगा तो क्या कर देंगे, घन कर देंगे। यही बस कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, आप इस चीज़ को नोट करके लिख लेंगे तो आप 1 सेकेंड में अब आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा था क्वेश्चन, यदि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, देखिए इधर ही लिख देते हैं, क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है 4:9 दिया हुआ है, ठीक। और आपसे पूछ रहा है कि उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अगर अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात अगर निकालना हो तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी कि 2:3 हो जाएगा। अब परिधि का अनुपात, परिधि का पूछ रहा है तो परिधि का भी अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 ही हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको बताए थे कि त्रिज्या का भी सेंटीमीटर या मीटर होगा और परिधि का भी सेंटीमीटर या मीटर होगा, तो इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जिसका यूनिट सेम उसका रेशियो सेम होता है। ये बात क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर जो होगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कहीं से अगर समस्या है तो आपको कोई दिक्कत है इसमें। जैसे मान लीजिए अगर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं, घन, घन की बात कर रहे हैं, घन, घन के अगर भुजा का रेशियो दे दिया, भुजा का रेशियो दिया हुआ है 3:5,
कह रहा है कि आयतन का रेशियो बताइए क्या होगा, आयतन का रेशियो क्या होगा अगर क्वेश्चन आ जाए। दो घनों के भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो घन का आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, घन कर लेंगे। घन के आयतन का रेशियो निकालना है तो इसका घन कर लीजिए, यानी कि 27:125 हो जाएगा। 3 का घन क्या हो जाएगा 27 और 5 का घन 125 हो जाएगा। 5 5 25 5 125, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होंगे, जिसका यूनिट सेम उसका मात्रक क्या होता है, सेम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान। अब बच्चे क्या करेंगे ना, इसमें गुणा करने के चक्कर में पड़ेंगे, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये ऊपर आप ध्यान दे रहे होंगे ना, ये पूरा गुणा किया है, यानी 782 गुणे 782 गुणे 782, 218 गुणे 218 गुणे 218, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू हमारा ऊपर दिया हुआ है। ठीक, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये ए क्यू हो गया और ये बी क्यू हो गया। नीचे आप ध्यान देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक, ये दोनों बातें हम लिख दिए, इसको हम फॉर्मूला के रूप में ए बी के रूप में लिख दिए कि ये ऊपर दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात बताइए, अब ये फॉर्मूला अगर नहीं आपको पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इससे ये वाला कट जाएगा और सिर्फ आंसर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए का मान है 782 और प्लस बी का मान है 218, जोड़ दीजिए। 8 2 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 कर 0 हाथ से ले, 7 2 9 1 10, यानी 1000 आपका आंसर हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत आसान है आपका। ठीक, तो ये सब अलजेब्रिक फार्मूला याद कर लेना है। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का तो देख ही लिए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का बताइए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे कभी भी प्लस वाला में यहाँ माइनस होता है, माइनस वाला में प्लस होता है। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी। ये अलजेब्रिक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक और इधर फार्मूला लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारा फार्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर इसको घटाना हो, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4ab। तो ये सब फार्मूला बहुत यूज होता है, इन सब फार्मूला को एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में जो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात थोड़ा सा समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने से पहले हम लोग एक बात समझते हैं, रेकरिंग। रेकरिंग यानी आवर्त। जैसे किसी भिन्न को जब आप दशमलव में बदलते हैं और वो बार बार एक संख्या रिपीट करने लगता है, तो उसी को आवर्त बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 में 10 में अगर 3 से आप भाग दे रहे हैं, 10/3, 10/3, तो अगर 10 में आप 3 से भाग दे रहे हैं, 10 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 तरीके 9, एक उतरेगा फिर 0 बैठेगा तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, फिर 3 तरीके 9 हो जाएगा, फिर एक उतरेगा, यानी कि 3.33333 ये आता रहेगा, 3.33333 ये डैश डैश आता रहेगा, ये रिपीट करता रहेगा। तो इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं ना, ऐसे 3.3 पर ऐसे रेकरिंग, ऐसे डैश, कहीं कहीं अब देखिएगा ना, तो 3.3 पर ऐसे पॉइंट लगा दिया जाता है, ये दोनों बातें दिया जाता है, तो इसी को रेकरिंग बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए कि रेकरिंग कब होता है, जब दशमलव में बदलने पर किसी संख्या का बार बार रिपीटेशन होने लगे, बार बार एक ही अंक आने लगे, तो उसी को रोकने के लिए एक अंक चाहे 2 अंक का भी रिपीटेशन होने लगे या फिर 3 अंक का रिपीटेशन होने लगे, मतलब रिपीट हो 2 अंक का रिपीट हो, 2 बार बार आए,
तो उस दोनों अंक पे यहाँ पे एक ही अंक पर रिपीटेशन हुआ है, तो हम एक अंक पे यहाँ पे 3 पर क्या करें हैं, रेकरिंग लगा दिए हैं। तो ये रेकरिंग कहलाता है, पॉइंट में भी रहे चाहे डैश में रहे, रेकरिंग कहलाता है। ठीक, तो रेकरिंग से क्वेश्चन कैसे आता है कि रेकरिंग को भिन्न में बदलिए, भिन्न को रेकरिंग में बदलिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है रेकरिंग को, जैसे रेकरिंग में दिया रहेगा उसको भिन्न में बदलना रहता है। तो कैसे बदलते हैं, देखिए एक बात थोड़ा सा समझिए। जैसे कभी भी आपको अगर आ जाए आवर्त को भिन्न में बदलना, आवर्त को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, देखिए जैसे पहला पॉइंट समझेंगे, 0.p, 0.p, p पर रेकरिंग है तो ये हो जाएगा p/9। जितने अंक पर रेकरिंग रहता है उतना ही हर में 9 लगा दिया जाता है। जैसे दूसरा मान लीजिए ऐसे दिया रहेगा 0.pq पर रेकरिंग, 2 गो अंक पर रेकरिंग रहेगा तो ये हो जाएगा pq/99, 9 हो जाएगा। अगर दे दे तीसरा हमें 0.pqr, ये तीनों पे रेकरिंग दे देगा तो इसका हो जाएगा pqr/999 हो जाएगा। देखिए एक बात समझिएगा थोड़ा सा, इसको ये ना, इसको ये अगर दशमलव में लिखता है ना तो 0.pqr यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, ये रेकरिंग पॉइंट में अगर देगा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल p पे और r पे रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ कि पूरे अंक पर रेकरिंग है, p q r तीनों पे रेकरिंग है। तो अगर 3 पे रेकरिंग है ना तो इसके हर में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर किसी अंक को छोड़ देगा, जैसे मान लीजिए ऐसे 0.pq, केवल q के रेकरिंग दिया है, p पर रेकरिंग नहीं दिया, तब क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा अंक लिख देंगे pq, और जिस पे एक रेकरिंग नहीं रहेगा उसे घटा देंगे। यहाँ पे p पे रेकरिंग नहीं है, p को घटा दिए। फिर जिस पर रेकरिंग है जितने अंक पे उसके लिए 9, और जितने अंक पे नहीं है उसके लिए 0 दे देंगे, यानी कि नीचे 90 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पांचवा 0.pqr और 2 अंक पे रेकरिंग है, तो सबसे पहले आपको pqr पूरा लिखना होगा और इसमें से घटाना होगा, p पर रेकरिंग नहीं है तो p को घटा लेंगे, और बट्टा 2 गो पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 आ जाएगा, एक पे नहीं है तो 1 गो 0 आ जाएगा। यही हो गया आपका रेकरिंग। एक बात, अगर देखिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि बस समझाने के लिए लिखे थे, अगर ऐसे आ जाए छठा p.q, इस पे रेकरिंग दिया हुआ है, तो ये जो दशमलव से पहले रहेगा ना पूर्णांक में हो जाएगा, यानी कि p पूर्णांक q/9 हो जाएगा, ये p पूर्णांक में आ जाएगा, q/9 हो जाएगा। तो इतना सारा बात ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक और दे दें pq.r s पर रेकरिंग, तो इसका हो जाएगा pq पूर्णांक में हो जाएगा और r/99 हो जाएगा। बस ये सब ध्यान रखेंगे। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पर है, इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, पहले नोट कर लीजिए तब क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। जैसे देखिए जो क्वेश्चन है ना आपका 1.6 पे रेकरिंग है, सिर्फ 6 पे रेकरिंग है। अभी आपको बताए थे कि ये एक पूर्णांक, ये एक पूर्णांक में आ जाएगा 6/9, एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 हो जाएगा। कितना आसान है, 3 दूना 6, 3 3 9, पूर्णांक तोड़ लीजिए, तो पूर्णांक तोड़ने में गुणा होता है, जुड़ जाता है, तो 3 एकम 3 2 5, 5/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन से देख लीजिए 5/3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या है इसमें, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको बना के जाइए, बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक क्वेश्चन पे देखिए कितना तरीका आपको समझा दे रहे हैं, कितनी सारी पॉइंट आपको क्लियर करा दे रहे हैं। ठीक, तो ये सब लगातार आप बने रहिएगा, लगातार डेली डेली आप देखिए, एग्जाम तक आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। किसी भी एग्जाम में ये सब बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपका यहाँ पे अभी हम लोग 10-10, 8-8 क्वेश्चन जितना भी पूछा है उसी क्वेश्चन को करके चल रहे हैं। आपका इससे एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगला, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में बना सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिनों में बनाएंगे। अब देखिए ये टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा, आपको पता होगा कि M1 D1 H1/W1 बराबर M2 D2 H2/W2। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एम फॉर मैन मतलब इतने आदमी इतने दिन में इतने घंटे काम करते हुए, काम जो होगा ना, वर्क जो भी वर्क होगा वो नीचे रहेगा। दूसरे ग्रुप का भी वैसे ही रखेंगे, M1 D1 H1/W2।
आदमी घंटा दिन को एक साथ गुणा किया जाता है, वर्क से हमेशा भाग लगाया जाता है। दोनों एक साथ रखेंगे, कटा कटा के जो भी पूछेगा हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कभी कभी दिन नहीं देता है, कभी कभी घंटा नहीं देता है, तो जहाँ दिन नहीं दिया रहेगा दिन नहीं लेंगे, घंटा नहीं दिया रहेगा घंटा नहीं लेंगे, कभी कभी वर्क नहीं दिया रहेगा वर्क नहीं लेंगे, बस वर्क की चर्चा उसमें नहीं रहेगा, बस बोलेगा कि काम करते हैं, तो वहाँ पे नहीं, जहाँ काम की चर्चा नहीं रहेगा वहाँ काम को हम नहीं लेंगे। ठीक, एक बात और समझिए, जैसे काम करने में, काम करने का मतलब कहेगा कि जैसे दीवार दीवार बनाते हैं, दीवार बनाते हैं या फिर गड्ढा खोदते हैं। एक बार, बहुत बार क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा कि गड्ढा खोदा जाता है या फिर दीवार बनाया जाता है। तो गड्ढा और दीवार खोदा जाएगा ना, तो कभी भी हम गड्ढा का, जैसे बोलेगा कि इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, तो गड्ढा का वहाँ पे आयतन लिया जाता है हमेशा। अगर गड्ढा खोदा जाएगा काम में तो हम गड्ढा की जगह आयतन लेंगे। ठीक, आयतन लीजिएगा, सब काट के आपका आंसर आ जाएगा। अगर दीवार बनाने की भी बात हुई तो दीवार का आयतन लिया जाएगा, वॉल्यूम लिया जाएगा। अगर वहीं बॉक्स बनाने की बात हुई, जैसे इस क्वेश्चन में बॉक्स बनाने की बात किया है, तो बॉक्स, जितना बॉक्स बनाएंगे वो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पेन बना रहे हैं, पेन, तो वो पेन हमारा काम हो जाएगा। कॉपी बाइंड कर रहे हैं, तो जितनी कॉपी को बाइंड करेंगे वो हमारा काम हो जाएगा। काम को हमेशा नीचे, जैसे एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा मारती है, तो 100 चूहा जो मारती है ना, उसका क्या होगा, वो काम हो गया। चाहे 10 बंदर 10 दिन में 10 केले खाते हैं, ऐसे करके आता है, तो जो केला खा रहे हैं वो उसका क्या हो गया, काम हो गया। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, काम को हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन पढ़िए कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में बनाते हैं, यानी कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को, 35 बॉक्स को, यानी कि 15 गुणे 7 दिन में 35 बॉक्स, हमेशा बॉक्स जो बनाएंगे ना वो नीचे रहेगा, अभी आपको बताए थे। तब दूसरे ग्रुप में क्या बोला है कि 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं तो कितने, तो अब देखिए, अब यहाँ M2 पूछा हुआ है, 5 दिन में 65 बॉक्स को भरना है। अब कटा दीजिए, सिंपल सा बात हो गया। 5 से कटाएंगे तो 5 से 13 पचे 65 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी 13 तिया 39 दिन में ये भर देंगे। तो ऑप्शन से देख लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 39 का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए, इस जो सेट था ना, ये पर्टिकुलर जो सेट था हम लोग का, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। ये बिहार, आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध का क्वेश्चन था। पिछले जो प्रीवियस ईयर 2022 में एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस का मध्य निषेध। ठीक, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके आपके लिए डेली लगातार क्लास लाएंगे। आप एग्जाम तक देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ठीक, लाइक करिए, और जो भी दिक्कत हो रहा है उसमें कमेंट के थ्रू आप हमसे बातें कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए। अभी जीके जीएस पे फोकस करिए ज़्यादा, और मैथ का एक क्लास देखते रहिए आप। 10-10 जितना भी, जैसे मान लीजिए 35 मिनट, 30-35 मिनट हुआ ना आपका, लगभग आधा घंटा समय दीजिए, नोट करते चलिए, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी 7-8 क्वेश्चन रहेगा वो बन जाएगा। स्कोरिंग आपके लिए हो जाएगा कि इतना आप सिक्योर कर लेंगे, इतना नंबर। सभी लोग बनाते हैं, आप नहीं बनाइएगा, पीछे हो जाइएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।